नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MGG 003 का रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इग्नू के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जिसका हम एनालिसिस करेंगे। दिसंबर 2024 और जून 2025 का पेपर है। साथ ही हम फाइनल टिप्स एंड टेकअवेज के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। टिप्स एंड टेकअवेज है कि आपको जो अपना आंसर है वो क्रिस्प रखना है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है। तो आपको 24 शीट्स मिलेंगे, उसी में अपना पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डायग्राम और टेबल भी बनाइए और जितना पूछा है उतना ही लिखिए, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, और अपना जो आंसर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए जानते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा पेपर का। तो ये जो हमारे पास पेपर है दिसंबर 2024 का और जून 2025 का, दोनों का पैटर्न सेम था। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में 3 पार्ट्स में डिवाइड था पेपर। सेक्शन ए में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने थे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, जो कि आपको 150 वर्ड्स में करना था। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे। ईच मार्क्स क्वेश्चन का मार्क्स 6 मार्क्स था और इसमें आपको 250 वर्ड्स में आंसर लिखना था। सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, जिसको आपको 500 वर्ड्स में लिखना था। तो इस प्रकार से ये पेपर आया था। बट अभी जैसे हमने देखा, जियोमॉर्फोलॉजी का पेपर हुआ था MGG 002 का, तो उसका पैटर्न अभी चेंज हुआ है। तो हो सकता है इसका भी पैटर्न चेंज हो जाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिस हिसाब से पेपर आएगा अगला वाला, जो हम अभी कल देने वाले हैं, उस अकॉर्डिंग ही आप अपना पेपर लिखिएगा। तो ये देखिए, ये जून 2025 का पेपर है और क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कौन-कौन से और किस-किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो भी हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं दिसंबर 2024 के पेपर को। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, तो आप अगर इस एनालिसिस को देखेंगे तो आप जो आने वाले पेपर के क्वेश्चन हैं उनको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस फंक्शनल रीजन इन ब्रीफ विद एग्जांपल्स। फंक्शनल रीजन क्या होता है वो आपको बताना है। तो एक जो फंक्शनल रीजन होता है वो डिफाइन किया जाता है, सेंट्रल नोड दैट सर्व्स अ स्पेसिफिक पर्पस एंड द सराउंडिंग एरिया डिपेंड्स ऑन इट फॉर सर्विसेज और इंटरेक्शंस। तो कोई भी सिटी है जिस जो उसका सेंट्रल हब होता है, उसको हम फंक्शनल रीजन बोलते हैं। और इसमें काफ़ी कनेक्टिविटी भी होती है, तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो रीजन में मतलब कुछ स्पेशल फंक्शन को सर्व करता है, और उसका रीजन कोई पॉलिटिक्स या कल्चरल बाउंड्रीज, लाइक उसमें कोई भी ऐसी पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्रीज नहीं हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फंक्शनल रीजन के। Cities. A city is a functional region with the town hall, downtown or central business district as the hub, connected to suburbs through roads and public transport. Cities भी functional regions हैं, airports भी हैं, जैसे वो भी लाइक सबके काम आता है। और उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो फंक्शनल रीजन के रूप में सर्व करता है। ट्रेड रूट्स हो गए, शॉपिंग सेंटर्स, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एरियाज। तो यहाँ पे कोई भी लाइक पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, इसलिए ये कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जिनको हम फंक्शनल रीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी फोर प्रिंसिपल्स एंड एनी फोर मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक रीजन्स प्रपोज्ड बाय पी सेनगुप्ता एंड गैलिना डेस्युक। तो आपको कोई 4 प्रिंसिपल बताने हैं और कोई 4 मेथड बताने हैं इकोनॉमिक रीजन के, जो कि प्रपोज किए गए थे पी सेनगुप्ता एंड गेलिना डेस्युक। इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या है। इनकी अप्रोच जो थी वो एम्फेसिस करती थी बोथ साइंटिफिक एनालिसिस एंड प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन,
किसी भी इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन का। तो इन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। इसके प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट है होमोजेनिटी, कि यूनिफॉर्म है रिसोर्सेज में, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में कोई भी रीजन। नोडैलिटी, ईच रीजन शुड हैव अ सेंट्रल हब और नोड दैट ऑर्गेनाइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी सेंट्रल हब होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंटरिटी, areas within a region should support each other through resources and production interdependence. Specialization होना चाहिए कि dominance of a particular economic activity defines the region's character. और इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालाइज कर सकते हैं हम किसी रीजन को उसका क्वांटिटेटिव डेटा से। कार्टोग्राफिक मेथड, मैपिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फॉर स्पेटल क्लैरिटी। फील्ड सर्वेस कर सकते हैं, कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल इकोनॉमीज। और कंपैरेटिव मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम रीजन को और उसकी सिमिलैरिटीज को कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगला है गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रीजनल रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इन इंडिया। तो इंडिया की आपको पूछा गया रिलीजियस डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में। इंडिया इज होम टू इमेंस रिलीजियस डाइवर्सिटी, yet it is bound together by a strong sense of unity rooted in shared tradition, value and coexistence. तो जैसा बताया आपको, इंडिया में काफी सारी रिलीजन्स हैं, काफी सारी लैंग्वेजेस हैं, प्लूरलिज्म काफी सारा है। तो उसके बावजूद भी इंडिया कैसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी में है, कैसे हम हमारी जो मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, उसको वैल्यू करते हैं, ट्रेडिशंस को कैसे, और ये सब कैसे एक साथ को एग्जिस्ट करता है, तो उसके बारे में हमें बताना है इसमें। रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, सबसे पहले मल्टीपल फेथ हैं, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, ज़ोरास्ट्रियंस एंड अदर्स। वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, सबके अलग अलग रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी। रीजनल स्प्रेड, रीजनल भी काफी सारे रीजनली भी काफी सारी डिफरेंशिएशंस हैं, जैसे हिंदुइज्म इज मोस्ट स्टेट असम इन, इस्लाम इन उत्तर प्रदेश एंड कश्मीर। उसके अलावा सिखिज्म पंजाब में है, क्रिश्चियनिटी केरला और गोवा में है, बुद्धिज्म है लद्दाख और महाराष्ट्र में। तो ये भी है, प्लूरलिज्म भी है। Despite differences, many Indians adopt a pluralistic attitude, respecting multiple faiths and often participate in festival of other religions. यूनिटी एमिड डाइवर्सिटी, कि यूनिटी कैसे है इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद भी? क्योंकि शेयर्ड हेरिटेज है, रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो कल्चर को शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, वैल्यू शेयर करते हैं। इंटरफेथ हार्मनी भी है, जैसे विलेजेस एंड सिटीज ऑफन हैव टेंपल, मॉस्क, चर्चेस एंड गुरुद्वारा साइड बाय साइड, सब कुछ एक साथ को एग्जिस्ट करता है। नेशनल आइडेंटिटी, the idea of unity in diversity is central to India's identity, enshrined in its constitution, which guarantees freedom of religion and promotes secularism. फेस्टिवल्स एंड ब्रिजेस, एज ब्रिजेस, जैसे नेशनल सेलिब्रेशंस हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, जहाँ पे कोई रिलीजन का वो नहीं है कोई बेसिस, वो सब लोग एक साथ मनाते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रीजनल ऑटोनॉमी। Regional autonomy refers to the degree of self-governance granted to specific regions within a country. It allows local government or administrative units to make decisions independently in certain matters while still remaining under the sovereignty of the central government. तो ये पॉलिटिकल आइडिया है इंडिया का, जहाँ पे जो रीजन्स हैं उनके पास सेल्फ गवर्नेंस भी है और साथ में सोवरेनिटी भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जो इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें तो रीजनल ऑटोनॉमी भी दी गई है कि कोई स्पेसिफिक रीजन जो है कंट्री का, उसका खुद पे काफी कंट्रोल है उसके रिसोर्सेज पे, उसकी एजुकेशन पे, और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेम वर्क करती है। इसके फीचर्स क्या-क्या हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजन्स और लोकल बॉडीज, लोकल डिसीजन मेकिंग, कि regions can frame policies on education, culture, language और economic development according to local needs. तो ये सब के बारे में लोग डिसीजन ले सकते हैं। Preservation of identity, autonomy helps protect distinct culture, linguistic और ethnic identities within a nation.
Balance of unity and diversity, it ensures national integration while respecting regional differences. Examples लिखेंगे हम इसमें. States enjoy autonomy in subjects listed under the state list of the Constitution. जैसे आपको पता है 7th schedule जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. तो उसमें जो भी स्टेट के सब्जेक्ट है उसमें स्टेट अपनी ऑटोनॉमी है, स्टेट की ऑटोनॉमी है. जैसे एग्जांपल है पुलिस और एग्रीकल्चर, तो वो उस पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बना सकता है. जैसे स्पेन, स्पेन में कैटलोनिया एंड बास्किस कंट्री हैव स्पेशल ऑटोनमस पावर्स. चाइना में certain minority regions like Tibetan and Xinjiang are designated autonomous regions. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है, और इसके 3 एग्जांपल भी दिए गए हैं, ये भी आप अपने पेपर में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल. पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स के बारे में आपको ब्रीफली डिस्कस करना है, और क्या क्या है उसमें वो आपको बताना है. तो जो ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल है वो फॉर्म करता है इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का, और लाइंग टू द ईस्ट ऑफ हिमालयाज एंड साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली. तो ये वाला एरिया है. दे आर अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस रनिंग मोस्टली नॉर्थ टू साउथ, मार्किंग द ट्रांजिशन बिटवीन द हिमालयाज एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो ये नॉर्थ लाइक ये जो ईस्टर्न इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ जो हिल्स हैं उसके बारे में आपको बताना है. इसकी लोकेशन है स्प्रेड अक्रॉस द नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ असम. ठीक है. और ये जो रेंजेस हैं ये नॉर्थ टू साउथ आती है, लाइक मतलब जैसे हिमालय है तो वो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में है, जबकि ये नॉर्थ टू साउथ में है. रेंजेस इसकी मेजर रेंजेस इंक्लूड द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स. तो ये पटकाई बम, दिस इज इन नागालैंड, और उसके बाद है नागा हिल्स, फिर मिजोरम हिल्स, और इसका थोड़ा पार्ट असम में भी आता है. Formation, these hills are mainly composed of sedimentary rocks and are geologically young folded mountains. तो ये sedimentary rocks हैं और geologically young folded mountains हैं. Drainage क्या है इसका? Rivers जैसे कि बराक, tributaries of Brahmaputra cut through these hills creating valleys and fertile plains. वेजिटेशन है यहाँ पे ज्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसको हम झूम भी कहते हैं. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पे, inhabited by numerous tribal communities with distinct traditions. Strategic significance भी है इसकी हमारे लिए. The hill forms India's eastern frontier with Myanmar. तो म्यांमार के साथ ये बाउंड्री लगाता है. ठीक है. इकोनॉमिक रोल क्या है इसका? Known for tree plantation, bamboo and forest resources. The Purvanchal or eastern hills are folded mountain ranges in northeast India, rich in biodiversity, tribal culture, and strategic importance, forming a vital link between the Himalayas and the Peninsula Plateau. Next is present a brief geographical account of Rajasthan and Punjab plains. तो राजस्थान और पंजाब प्लेन के बारे में आपको बताना है, उसका जियोग्राफिकल अकाउंट बताना है. The Rajasthan and Punjab plain form important physiographic division of northwestern India, shaped by distinct geographical and climatic conditions. राजस्थान के बारे में पहले देखते हैं. ये राजस्थान का मैप है और लोकेटेड वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स. यहाँ पे अरावली हिल्स है और इसके वेस्ट में राजस्थान है. लाइक राजस्थान में अरावलीज भी है. वैसे ज्यादातर पार्ट जो है वो थार डेजर्ट से कवर्ड है. वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन ये आपको देख सकते हैं. यहाँ पे अरावलीज और ये ईस्टर्न प्लेन्स है. Characterized by arid climate, sandy soil, dunes and sparse vegetation. तो यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, सैंडी सॉइल है, ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स, और काफी कम वेजिटेशन है. Contains saline lakes like Sambar and seasonal stream Bahadas. Agriculture depends on irrigation, especially from the Indira Gandhi Canal, which has converted desert into fertile cropland. तो यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल भी जाती है, जिसकी वजह से कुछ जो एरिया है वहाँ का वो डेजर्ट से फर्टाइल क्रॉपलैंड में कन्वर्ट किया गया है. पंजाब प्लेन्स के बारे में देखते हैं. फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो ज्यादातर यहाँ पे लाइक ये जो प्लेन्स हैं ये एलुवियल डिपॉजिट से बने हुए हैं
और इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से आती है, तो उसकी वजह से known for fertile alluvial soil and extensive canal irrigation system called the granary of India. Due to high production of wheat, rice and cotton, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे wheat, rice और cotton का, उसकी वजह से इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. Densely populated and agriculturally prosperous, contributing significance to India's food security. काफी सारी contribution है इसकी इंडिया की food security में. Rajasthan plain represent arid desert landscape with irrigation based farming, while Punjab plains are fertile alluvial tracts vital for India's agriculture. ये सब आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं. दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव अ फिजियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स की फिजियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आपको देनी है इस क्वेश्चन में. यू कैन सी इन द इमेज हियर द वेस्टर्न घाट्स इज द लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. और इसके बारे में आपको बताना है, ये इसको ऑल्सो सह्याद्री भी बोलते हैं हम. इसके फीचर्स हैं इसमें, लोकेशन ये ताप्ती रिवर यहाँ है गुजरात में, वहां से ये शुरू होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता है तमिलनाडु में, और इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला ये सब स्टेट्स यहाँ पे आती हैं. इसकी लेंथ और हाइट के बारे में अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर लंबा है ये, और इसकी एवरेज एलिवेशन है 900 टू 1600 मीटर्स. और इसकी जो मेन पीक्स हैं उसमें अन्नामुड़ी आती है और डोडा बेटा आती है. अन्नामुड़ा इज इन अन्नामलाई एंड डोडा बेटा इज इन नीलगिरी. उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो ये बसाल्टिक लावा रॉक से बना है और डेक्कन ट्रैप के रॉक्स से है ये. क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है इसकी, ये साउथ वेस्ट मानसून में एक बैरियर का काम करते हैं, और इसकी वजह से जो वेस्टर्न साइड है इसकी उसमें काफी हैवी रेनफॉल होता है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो रेन शैडो रीजन है लाइक इसका. और उसके अलावा ड्रेनेज की बात करें तो इसमें नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट की तरफ ये फ्लो होती हैं. उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द घाट्स आर रिच इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड एंडेमिक स्पीशीज. तो ये सब आप इस क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर ए, और इसमें आपसे पूछा गया है ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन्स एंड रीजनल ज्योग्राफी. रीजन और रीजनल ज्योग्राफी के बारे में आपको इसमें पूछा गया है. सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं. अ रीजन इज अ स्पेटियल यूनिट दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर बेसिक others based on certain criteria such as physical, cultural, economic or political characters. It is a way of dividing the earth's surface into manageable areas for study. तो रीजन लाइक ये कुछ ऐसे होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एरियाज होते हैं जिसको कुछ लाइक अलग अलग टाइप से डिवाइड किया जाता है. जैसे फॉर्मल रीजन हो गया, ये यूनिफॉर्मिटी पे होता है, जैसे थार डेजर्ट है. उसके अलावा फंक्शनल रीजन है तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेंट्रल नोड, जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन रीजन है, दिल्ली एनसीआर, तो वो फंक्शनल रीजन है. उसके अलावा वर्नाक्युलर रीजन बेस्ड ऑन परसेप्शन, लाइक उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो साउथ इंडिया एक वर्नाक्युलर रीजन है. Concept of regional geography. Regional geography is a branch of geography that study the unique characteristics of region in detail. ये किसी एक रीजन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ये स्टडी करता है, और इट emphasizes the integration of physical and human aspects to understand how landscape, resources, culture and economy interact in a specific area. तो ये सब आप रीजनल ज्योग्राफी में लिख सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 6 assumptions used for historical basis of regionalization. तो आपको 6 assumption बतानी है जिसके बेसिस पे रीजनलाइजेशन का हिस्टोरिकल बेसिस किया जा सकता है. और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म, कि अर्ली रीजनलाइजेशन जो थी ना वो अज्यूम की गई थी फिजिकल फीचर पे, जैसे माउंटेन, रिवर्स और क्लाइमेट, तो उसके अकॉर्डिंग पहले रीजन्स डिवाइड होते थे. और ये काफी इन्फ्लुएंस था सेटलमेंट पैटर्न, कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज से. उसके अलावा कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, कि किसी एक एरिया का लैंग्वेज, रीजन और ट्रेडिशन, उसके अकॉर्डिंग रीजनल रीजन्स को डिवाइड किया जा सकता था. उसके अलावा है इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि कोई भी एक स्पेशल एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग रीजन्स को डिवाइड किया जा सकता था.
देन है पॉलिटिकल बाउंड्रीज, administrative division and kingdom historically defined region with boundaries often coinciding with natural barriers and cultural zones. उसके अलावा हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, जैसे हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी का एग्जांपल दिया गया मुगल प्रोविंसेस इवॉल्विंग इनटू मॉडर्न स्टेट में कैसे ही इवॉल्व हुए थे रीजन्स. उसके अलावा फंक्शनल इंटीग्रेशन, तो रीजन वर सीन एज integrated units where different parts complemented each other through trade, communication and governance, forming cohesive system. तो आप इस क्वेश्चन में ये सब मेंशन कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल बेसिस क्या था रीजनलाइजेशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूनिक पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट एंड एडजस्टमेंट. आपको पूछा गया है कि यूनिक पैटर्न बताइए डिस्ट्रीब्यूशन का डाइवर्स कम्युनिटीज में और उसमें डिस्प्लेसमेंट और एडजस्टमेंट्स का भी आपको रोल बताना है. तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि पैटर्न क्या है. क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, डिस्प्लेस्ड ग्रुप ऑफन सेटल टुगेदर फॉर सिक्योरिटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन. तो जो जैसे रिफ्यूजीज होते थे वो किसी एक एरिया में रहते थे, सब रिफ्यूजीज, ताकि वो सिक्योर भी रहे और कल्चर की प्रिजर्वेशन भी हो. जैसे रिफ्यूजीज फ्रॉम 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड पंजाबी कम्युनिटीज इन दिल्ली एंड हरियाणा. उसके अलावा एथनिक एनक्लेव्स हो सकते हैं, जैसे लाइक एथनिक एरिया एक साथ रहते हैं किसी भी एथनिसिटी के लोग, जैसे पारसीज इन मुंबई, तिब्बतन्स इन धर्मशाला, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है मिक्स्ड सेटलमेंट्स. ओवर टाइम एडजस्टमेंट्स लेड टू इंटरमिंगलिंग ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स क्रिएटिंग मल्टी एथनिक टाउन्स एंड सिटीज. इसका एग्जांपल है कॉस्मोपॉलिटन सिटीज लाइक कोलकाता एंड हैदराबाद. तो कुछ ऐसे एरियाज होते थे जहाँ पे डाइवर्स ग्रुप रहते थे, तो उसमें ये एग्जांपल भी आप दे सकते हैं. देन है पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन. Some displaced group are pushed to marginal lands or borders area due to resource competition. Example है tribal communities relocated to forest fringes during industrial expansion. तो लाइक रिसोर्सेज का है इसमें रोल काफी, रिसोर्सेज के लिए लोग जो ट्राइबल थे वो फॉरेस्ट की तरफ जाते थे. उसके अलावा इकोनॉमिक बेस्ड कंसंट्रेशन, इसमें communities often cluster around economic opportunities such as ports, industrial hubs, or agriculture belt. Example, Gujarati traders in coastal towns migrated laborers in industrial cities. आप भी लिख सकते हैं. Displacement created in initial segregation and cultural clustering, while adjustment over time fostered integration, coexistence, and hybrid identities. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रीजनल बैकवर्डनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. तो रीजनल बैकवर्डनेस को आपको बताना है. इंडिया एक लाइक काफी वास्ट जियोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी है, तो इसमें उस वजह से काफी रीजनल बैकवर्डनेसेस भी होती हैं. इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर, जैसे कि रीजन्स जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन्स है, जैसे हिमालयन स्टेट या राजस्थान के डेजर्ट्स हो गए, ड्रॉट प्रोन एरिया, डेक्कन प्लेट्यू, तो उसमें काफी कम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी होती है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं. देन हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे colonial policies created uneven development with some regions like Bengal and Bombay receiving industrial investment while other remained neglected. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जैसे स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड महाराष्ट्र डेवलप्ड रैपिडली ड्यू टू फर्टाइल लैंड, इंडस्ट्रियल हब्स एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. In contrast, states such as Bihar, Odisha, Jharkhand, and parts of the Northeast continues to struggle with poverty, unemployment, and lack of investment. अगला है सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस. तो इसमें भी आप बता सकते हैं कि कैसे लो लिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर और सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से भी बैकवर्डनेस होती है. कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे रीजनल बैकवर्डनेस लेड टू माइग्रेशन, सोशल अनरेस्ट एंड इम्बैलेंस इन national growth. It also creates challenge in achieving inclusive development and national integration. तो ये सब आप बता सकते हैं. उसके अलावा पॉलिसीज भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड,
तो ये कुछ ऐसी स्कीम है जो रीजनल बैकवर्डनेस को टारगेट करता है और उसको ये जो गैप है उसको कम करने की कोशिश करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन जियोलॉजी ऑफ हिमालयास। हिमालयास की जियोलॉजी के बारे में आपको लिखना है। तो हिमालय सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं जो अभी तक देखी जाती है, और इसकी जो डायनेमिक इंटरेक्शन हुई थी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की, उसकी वजह से ये बनी है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी originated due to the collision of the Indian plate with the Eurasian plate about 40 to 50 million years ago. Or this tectonic convergence led to the folding, faulting, and upliftment of sediments deposited in the ancient Tethys Sea. तो ये जो एरिया था जहाँ पे अभी हम नॉर्दर्न प्लेन्स को देखते हैं, वहां पे पहले टेथिस सी होता था, और जब इसका कोलिजन हुआ था तो उसके बाद हिमालयास बने थे। और इसके अलावा जियोलॉजिकल डिवीजन देख सकते हैं हम इसमें। ट्रांस हिमालयास हैं सबसे पहले, composed mainly of igneous and metamorphic rocks including granites and volcanic formations. Tethys Himalayas हैं dominated by sedimentary rocks like limestone, sandstone and shale uplifted from Tethys Sea. Lesser Himalayas are formed of highly folded and faulted rocks including slates, phyllites and quartzite. देन शिवालिक है, आउटर हिमालयस भी कहा जाता है इसको, मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट सच एज सैंडस्टोन एंड conglomerates deposited by river during the Pleistocene epoch. और इसकी की फीचर्स है, रिच है फॉसिल्स में और मेरीन एविडेंसेस भी इसमें मिलते हैं, प्रेजेंस है ग्लेशियल डिपॉजिट्स की और मोरेन्स की, और फ्रीक्वेंट सिस्मिक एक्टिविटी ड्यू टू ऑनगोइंग टेक्टोनिक मूवमेंट। तो अभी भी ये मूवमेंट हो रही है और उसकी वजह से अभी भी इसमें सिस्मिक एक्टिविटी चलती है। Next है, briefly discuss the regions of Indo-Ganga plain propounded by R.L. Singh. R.L. Singh ने ये जो Gangetic plains है इसके बारे में जो regions बताए थे उसके बारे में आपको बताना है। The Indo-Ganga plain is one of the most extensive and fertile physiographic division of India. R.L. Singh, a noted geographer, classified this plain into distinct regions based on physiography, soil, drainage and cultural patterns. अब सबसे पहला रीजन है बताया हुआ, उसमें आते हैं पंजाब और हरियाणा प्लेन्स। ये एरिया आप देख सकते हैं, पंजाब और हरियाणा प्लेन्स है, और इसमें इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज मेन है, और ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। यहाँ पे कैनाल इरिगेशन है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, और इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि काफी सारी प्रोडक्शन है व्हीट, राइस और कॉटन की। गंगा यमुना दोआब, इसमें गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज हैं वो वाला एरिया है। हाईली फर्टाइल ड्यू टू रिच एलुवियल डिपॉजिट्स, डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस विद क्रॉप्स लाइक व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस। इसके अलावा मिडिल गंगा है, ये उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया है। fertile soil but prone to floods due to rivers like घाघरा, गंडक एंड कोसी। ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, इम्पोर्टेंट फॉर राइस, मेज एंड शुगर केन कल्टीवेशन। उसके अलावा डेल्टा एक प्लेन है, तो ये डेल्टा वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, इसको सुंदरबन भी कहते हैं। यहाँ पे काफी सारे मार्शेस हैं, टाइडल क्रीक्स हैं और मैंग्रोव्स हैं। राइस और जूट की खेती यहाँ पे डोमिनेंट है। और उसके अलावा असम वैली है, ये ज्यादातर ब्रह्मपुत्र रिवर असम में आती है, तो वो वाला एरिया है। सराउंडेड बाय हिल्स विद फर्टाइल एलुवियम एंड हैवी रेनफॉल, फेमस फॉर टी प्लांटेशन एंड राइस कल्टीवेशन। उसके अलावा आर.एल. सिंह क्लासिफिकेशन हाईलाइट्स द रीजनल डाइवर्सिटी विद इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ इंडियन पेनिनसुला विद एग्जांपल। इंडियन पेनिनसुला की इकोनॉमी आपको बतानी है और एग्जांपल भी आपको इसमें मेंशन करना है। इंडियन पेनिनसुला जो एरिया है वो काफी सारी स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा इसमें आता है। और ये काफी डाइवर्स और रिसोर्स रिच इकोनॉमी है इस एरिया की, क्योंकि इसमें ज्योग्राफी, क्लाइमेट और कल्चर काफी महत्व है इसमें। सबसे पहले हम जानते हैं एग्रीकल्चर कैसा है। तो peninsula is largely dependent on monsoon rainfall and irrigation from rivers like Krishna, Godavari and Kaveri.
इसकी मेजर क्रॉप्स हैं राइस, मिलेट्स, पल्सेस, कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। और इसमें प्लांटेशन क्रॉप्स भी होती हैं जैसे टी, कॉफी, रबर और स्पाइसेस। और ये सारा काफी केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के एरिया में होता है। उसके अलावा इंडस्ट्री भी है इस एरिया में। तो ये जो रीजन है वो रिच इन मिनरल है, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज और मीका यहाँ पे पाया जाता है। और काफी सारी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका में। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ एरिया इंडस्ट्रियल हब्स हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल एंड आईटी इंडस्ट्रीज हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जो है वो इंडियाज आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज का हब भी माना जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। और ट्रेड एंड पोर्ट्स भी काफी सारे हैं। और उसकी वजह से इंडिया का जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो काफी मैरीटाइम ट्रेड को सपोर्ट करता है थ्रू पोर्ट्स लाइक मुंबई, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम। और फिशिंग और शिप बिल्डिंग आर इम्पोर्टेंट कोस्टल इकोनॉमीज एक्टिविटीज। अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हैं जैसे टूरिज्म है, काफी सारी बीचेस हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिल स्टेशन हैं। और हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं जैसे सिल्क वीविंग और कर्नाटका, फिर ब्रॉन्ज वर्क, काफी सारी ऐसे मतलब ब्रॉन्ज के स्टेचू भी बनते हैं। और सिल्क की काफी साड़ी वगैरह को जीआई टैग भी मिला हुआ है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन भी है, हाइड्रो पावर है जैसे शरावती नदी है, नागार्जुन सागर। और न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, कल्पकम, कायगा, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने थे और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑन द जेनेसिस ऑफ रीजन्स ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, इलस्ट्रेट योर आंसर विद मैप्स। तो आपको बताना है जेनेसिस ऑफ रीजन्स ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड। यहाँ पे मैप आप देख सकते हैं एंशिएंट पीरियड में कैसे एरियाज होते थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। एंशिएंट पीरियड में ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और उसकी वजह से कैसे रीजनल आइडेंटिटीज क्रिएट हुई और वो अभी भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले है इंडस वैली रीजन। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। Cities like Harappa and Mohenjo-daro flourished due to fertile river valleys and trade networks. The region's identity was defined by urban planning, craft specialization, and maritime trade. उसके अलावा गैंगेटिक प्लेन्स का देख लेते हैं। तो ज्यादातर जो महाजनपदास वाला एरिया था वो यहाँ पे हम सुनने में आता है, तो वो डेवलप हुआ था। मगध, कोसला और वत्स बहुत इम्पोर्टेंट किंगडम्स थे। और रिच एलुवियल सॉइल थी, रिवर सिस्टम गंगा और यमुना की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन थी। एग्रीकल्चर भी काफी ज्यादा था यहाँ पे। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। तो सतवाहनाज की जो डायनेस्टी है उसका हमें यहाँ पे जिक्र मिलता है। नोन फॉर मेगालिथिक कल्चर्स और सर्व्ड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। ट्रेड रूट्स कनेक्टेड इट टू बोथ कोस्ट, फॉस्टरिंग कल्चरल एक्सचेंज। नेक्स्ट है तमिल कंट्री। तो तमिल में संगम लिटरेचर का काफी लाइक नॉलेज है। चेराज, चोलाज एंड पांड्याज का काफी डिस्क्रिप्शन है हिस्ट्री में भी। मैरीटाइम ट्रेड विद रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया शेप्ड इट्स इकोनॉमी एंड कल्चर, known as a cultural powerhouse of the ancient period. द्रविडियन आर्किटेक्चर वगैरह भी काफी इस टाइम ग्रो हुआ था। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में आपका आ जाएगा गंधारा एंड कंबोज। और ये बुद्धिस्ट आर्ट और लर्निंग के एरियाज भी थे। और ये गेटवे फॉर इन्वेजन एंड एक्सचेंज विद सेंट्रल एशिया, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में भी आप बता सकते हैं कि वैली ऑफ असम एंड हिल रीजन्स डेवलप यूनिक ट्राइबल कल्चर थे यहाँ के। और ब्रह्मपुत्र वैली उसके एग्रीकल्चर के लिए काफी फर्टाइल जोन था। वेस्टर्न इंडिया के बारे में भी बता सकते हैं, जैसे हड़प्पा के टाइम की लोथल जैसी ट्रेड सेंटर, कालीबंगन हो गया, वो सारा राजस्थान और गुजरात के एरिया में था। देन गुजरात became the hub for maritime trade as well, and in the time of like British invasion, so it was also very famous गुजरात एरिया, सूरत से वो आए थे ना, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है critically review and evaluate the regionalization scheme of India presented by Pithavala
Highlight the strengths and weaknesses of this scheme. पिथावला स्कीम के बारे में आपको बताना है। तो ये एक रीजनलाइजेशन स्कीम थी इंडिया की, एंड इट वाज pioneering in its time, but it suffers from both conceptual strengths and notable limitations. काफी सारी लिमिटेशन भी थी इसकी, उसकी वजह से ये सक्सेसफुल ज्यादा नहीं रही। It provided one of the earliest systematic attempts to divide India into coherent regions, yet its reliance on physical geography and limited socio-economic integration makes it less relevant today. और ये दी गई थी एम पिथावाला की तरफ से 1939 में, जिन्होंने जर्नल ऑफ मद्रास जियोग्राफिकल एसोसिएशन में इसको पब्लिश किया था। इसकी स्ट्रेंथ्स हम देख लेते हैं। अर्ली सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सबसे पहला ये जो अटेम्प्ट हुए थे उनमें से काफी पुराना ये अटेम्प्ट है, और फिजिकल बेसिस ऑफ डिवीजन था इसमें, माउंटेन प्लेन्स और प्लेट्यूज के अकॉर्डिंग। तो वो आप बता सकते हैं। क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी थी। Scheme was easy to understand and map, making it useful for teaching and early geographical studies. Influence on later work. Pitawala's ideas influenced subsequent schemes by Spate and R.L. Singh, who refined them with socio-economic dimensions. ये आप टेबल भी देख सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ थी कि बेसिस ऑफ डिवीजन था इसका, क्लियर फिजियोग्राफिक रीजन्स थे, बट वीकनेस थी कि इग्नोर किया था सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। यूटिलिटी थी इसकी गुड फॉर एकेडमिक ज्योग्राफी, बट वीक फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी, तो उसकी वजह से ये वीकनेस थी। इनोवेशन थी, अर्ली सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था ये, बट ये काफी स्टैटिक था और डायनामिज्म बहुत कम था। और इसमें इन्फ्लुएंस थी कि वो इंस्पायर किया था लिटिल स्कीम को इसने, बट सुपरसीडेड बाय मोर होलिस्टिक अप्रोचेस की वजह से सुपरसीड हो गई थी। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। वीकनेसेस पे बताइए कि कैसे ये सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को इग्नोर करता है, या वीक प्लानिंग और पॉलिसी थी इसमें, तो वो सब आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। काफी स्टैटिक अप्रोच है, और बहुत सारा एम्फेसिस था इसका फिजिकल ज्योग्राफी पे, बट सोशियो इकोनॉमिक रीजन्स के बारे में कोई बात नहीं थी, तो वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल द इकोनॉमी ऑफ बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा की इकोनॉमी के बारे में बताना है आपको। तो ये एरिया जो है वो फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज है, और यहाँ पे काफी एग्रीकल्चर फिशरीज ट्रेड होता है, बट काफी चैलेंजेस भी हैं, इन्वायरमेंट रिस्क भी है, और सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कैसे ये एग्रीकल्चरल एरिया है, मोस्ट फर्टाइल रीजन है ये, और इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रीन डेल्टा। और यहाँ पे पैडी राइस की काफी सारी लाइक प्रिंसिपल क्रॉप है ये, कवरिंग मोर देन 8 लाख हेक्टेयर्स इन द इंडियन बंगाल डेल्टा। अदर क्रॉप्स भी हैं इसमें, जैसे जूट, पल्सेस, ऑयल सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, और जूट इन पर्टिकुलर हैज हिस्टोरिकली बीन अ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी। उसके अलावा फर्टिलिटी की एडवांटेज भी है, एलुवियल सॉइल है, काफी सारा रेनफॉल है, तो उसकी वजह से हाई प्रोडक्टिविटी है, और डेंस पॉपुलेशन को ये सपोर्ट कर सकता है, और रूरल लाइवलीहुड को भी ये सपोर्ट कर सकता है। और नेक्स्ट इस एरिया की फिशरीज और एक्वेटिक रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो ये एरिया जो है वो काफी सारा लाइक लार्ज फिशिंग इकोनॉमी का पार्ट है ये, काफी सारी इस्चरीज हैं यहाँ पे, और फिशिंग कंट्रीब्यूट करता है 4.1% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू 0.8% नेशनली। नेशनली फिशिंग की 0.8% एम्प्लॉयमेंट है, बट इस एरिया में 4.1% है। एक्वाकल्चर के बारे में भी, श्रिम्प फार्मिंग, इनलैंड एक्वाकल्चर, वो भी काफी सारा है यहाँ पे, और लाइवलीहुड डिपेंडेंसी की फिशरी पे बहुत लोग डिपेंडेंट है, और इसकी वजह से क्रिटिकल सेक्टर बन जाता है यहाँ का। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री देखते हैं इस एरिया का, तो काफी सारा लाइक ट्रेड है यहाँ पे, और इसकी वजह से डेल्टा की वजह से रिवर नेटवर्क भी काफी अच्छा बन जाता है। टेक्सटाइल और गारमेंट्स भी है, काफी गारमेंट्स का एक्सपोर्ट भी होता है, क्योंकि जूट वगैरह की भी काफी वो है ना, और हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज भी काफी है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी काफी फोस्टर करता है ये एरिया। चैलेंजेस क्या है इसके, कि क्लाइमेट रिस्क है, एनर्जी और एमिशन काफी ज्यादा है,
और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं कि फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी यहाँ पे पोवर्टी और अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी सारी है। माइग्रेशन का भी प्रेशर है क्योंकि एनवायरमेंट रिस्क है, तो उसकी वजह से लोग माइग्रेट भी कर जाते हैं, तो वो आपने सब कुछ मेंशन करना है इसमें। नेक्स्ट है गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोलॉजी ऑफ एंड फिजियोग्राफी रिलीफ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, इलस्ट्रेट योर आंसर विद मैप। छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आपको बताना है उसकी फिजियोग्राफी और उसकी जियोलॉजी। तो बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की लोकेशन के बारे में। ये वाला एरिया है छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पे पाया जाता है ये एरिया। और इसके लाइक ये जो है वो इस साइड को नॉर्दर्न प्लेन्स है और इस साइड को कोस्टल एरिया भी है, तो यहाँ जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में है। और इसकी जो जियोलॉजी है, रॉक कॉम्पोजिशन, द प्लेट्यू इज प्राइमरली composed of Archean granite gneiss complex with patches of schists, quartzite and metamorphic rocks। मिनरल वेल्थ काफी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दामोदर वैली है, वहाँ पे काफी कोल है, आयरन ओर भी है, मीका, बॉक्साइट, कॉपर और यूरेनियम के काफी हमारे को यहाँ पे सोर्सेज मिले हैं। टेक्टोनिक हिस्ट्री भी है इसकी। The plateau represents a fragment of the ancient peninsular shield, uplifted and eroded over million of years. Gondwana sedimentary basin, Damodar Coil and Son Valley are embedded within it, formed during the Carboniferous period. ये आप मेंशन कर सकते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटीज है इस एरिया में हुई थी। राजमहल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट आर रेमनेंट्स ऑफ Cretaceous basaltic lava flows linked to the Deccan volcanism। लोकेशन आप लिख सकते हैं, बाकी नदियों भी बता दोगे और ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा फिजियोग्राफी देख लेते हैं। तो इसके जो एरिया है, झारखंड, नॉर्दर्न उड़ीसा, सदर्न बिहार एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड छत्तीसगढ़। रांची प्लेट्यू के बारे में आप बता सकते हैं। रांची प्लेट्यू भी यहाँ पे बताया हुआ है, छोटा नागपुर के इस साइड को। और हजारीबाग प्लेट्यू, उसका भी मेंशन है। lies to the north with elevation of 600 to 900 meter, known for a coal field and mica deposits। दामोदर वैली यहाँ पे है, वो आप बता सकते हैं। बाकी राजमहल हिल, परशुनाथ, मतलब ये यहाँ से आप देख के बता सकते हैं ये कौन कौन सी नदियाँ और क्या क्या एरिया है। काफी रिच इन रिसोर्सेज है ये एरिया, वो आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के प्रॉब्लम्स और उसके प्रोस्पेक्ट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। द कश्मीर वैली फेसेस द कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ चैलेंजेस, political instability, environmental degradation and economic uncertainty, but it also holds immense potential in tourism, agriculture and hydropower development। तो आपको कश्मीर वैली के बारे में कि काफी पॉलिटिकल इंस्टेबल है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी काफी हो रहा है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, बट काफी सारा इसमें पोटेंशियल है टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का। पहले बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी कंसर्न्स आप बता सकते हैं कि काफी सारी इंसर्जेंसी है, क्रॉस बॉर्डर टेंशन भी है, मिलिटराइजेशन भी है इस एरिया में। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आप बता सकते हैं कि सॉइल हेल्थ काफी खराब हो रही है, जैसे वेटलैंड्स लाइक होकेर, थ्रेटनिंग बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन भी काफी हो रहा है। उसके अलावा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी भी है कि यहाँ पे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जैसे काफी सारी एक फोटो वायरल हुई थी जहाँ पे जो गुलमर्ग में लाइक स्नो नहीं हुआ था, काफी डिले हो गया था स्नो, तो उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट भी बता सकते हैं। और यूथ एलियनेशन एंड माइग्रेशन, मतलब जॉब्स कम हैं और ड्रेनिंग लोकल टैलेंट की वजह से यूथ जो है वो माइग्रेट भी हो रहा है, एलियनेट भी हो रहा है और काफी मतलब एसोसिएट नहीं कर पाता है, तो वो सब है। प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है इसके, क्या क्या चीज अच्छी है वो बतानी है। टूरिज्म रिवाइवल, टूरिज्म को रिवाइव कर सकते हैं। यहाँ का कल्चर काफी लाइक अलग है, बाकी इंडिया से सीनिक ब्यूटी है, एडवेंचर की पोटेंशियल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, स्नोफॉल फेस्टिवल्स वो है।
एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, काफी सारी ऐसी खेती की जाती है जो कहीं और इंडिया में आपको नहीं मिलेगी, जैसे एप्पल हो गया, सैफरन, वॉलनट्स, चेरीज। तो कुछ ये सब बता सकते हैं। हाइड्रो पावर का काफी पोटेंशियल है क्योंकि झेलम चेनाब जैसी काफी लाइक वाटर कैपेसिटी वाली नदियां यहाँ से बहती हैं। हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्रीज आप बता सकते हैं। कश्मीरी कारपेट्स बहुत फेमस हैं, शॉल्स, देन पश्मीना, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन और आईटी सर्विस अभी फेयर एंड बिग काफी सारा चल रहा है इसका, तो वो भी हैंडीक्राफ्ट में आप बता सकते हैं उसका कल्चर। एजुकेशन और आईटी सर्विसेज का भी काफी स्कोप है क्योंकि कश्मीर रिमोट वर्क, स्टार्टअप और टेक एजुकेशन भी लेके आ सकता है, तो वो आप बता सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं हम यूथ का, उसकी वजह से काफी फायदा होगा। नेक्स्ट है डिस्कस इन डिटेल ड्रेनेज एंड वाटर रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल एंड फिजिकल रिसोर्स बेस एंड बेस ऑफ असम प्लेन्स। असम प्लेन के बारे में आपको बताना है, उसका रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल एंड फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में आपको बताना है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये एरिया जो है इसमें जो रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर का है, और ये जो एरिया है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है और काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो ये एग्रीकल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इकोलॉजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ड्रेनेज के बारे में बात करते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इसकी, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, वो बता सकते हैं। बराक रिवर का सिस्टम भी आप बता सकते हैं। देन फ्लड्स और वेटलैंड्स का भी एरिया है, ठीक है। वेटलैंड्स बाय द will serve as natural reservoir, देन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, पानी काफी सारा। उसके अलावा क्लाइमेट काफी रोल प्ले करता है, वेरीज फ्रॉम 6 डिग्री सेल्सियस इन विंटर टू 38 डिग्री सेल्सियस इन समर। रेनफॉल काफी लाइक जब मॉनसून एरिया होता है, मॉनसून का टाइम होता है, तो उस टाइम काफी रेनफॉल होता है यहाँ पे। सीजनल वेरिएशन भी है। और वेजिटेशन के बारे में, जैसे फाउंड लाइक फुट हिल्स में और फ्लड प्लेन्स में अलग अलग पेड़ हैं, साल, टीक, बैम्बू केन, ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स भी हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है ये एरिया, जैसे काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क भी हैं। सॉइल भी काफी डाइवर्स है, लाइक एलुवियल सॉइल भी है, लेटराइट सॉइल भी है, और ये सब भी बता सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज भी हैं काफी, जैसे ऑयल और नेचुरल गैस का है दिग्वोई में, और कोल का है मकोम में, और लाइमस्टोन भी है। देन फर्टाइल सॉइल और abundant water make Assam ideal for rice, tea, sugarcane and horticulture। और फॉरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, जैसे टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब भी हैं। हाइड्रो पावर की भी काफी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ काठियावाड़, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑन द रीजन्स ऑफ काठियावाड़। काठियावाड़ एरिया के बारे में आपको बताना है और उसके रीजन्स के बारे में बताना है। इसमें हम 4 रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, हलार, जलावन, सोराठ और गोहिलवाड़। तो इसमें सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोर्ट भी जानेंगे, क्योंकि एरिया हिस्टोरिकली ट्रांसपोर्ट की वजह से शेप हुआ था। रेलवे, पोर्ट्स और रोड्स की काफी नेटवर्क है यहाँ पे, एंड इज इट्स डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट कल्चरल ज्योग्राफिकल रीजन्स, जो हमने अभी पढ़े। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की और कम्युनिकेशन की। रेलवेज के बारे में, तो ये जो है काठियावाड़ पेनिनसुलर रेलवे सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था 19th सेंचुरी में, और ये काफी प्रिंसली स्टेट्स को कनेक्ट करता था और ये ट्रेड को काफी फैसिलिटेट करता था। तो ये नैरो गेज और मीटर गेज के लिंक्स थे इसमें, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और पोरबंदर। और इसमें जो गुड्स की मूवमेंट होती थी, जैसे कॉटन, सॉल्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसके अलावा वेस्टर्न रेलवे जोन का भी ये पार्ट है, और उसमें राजकोट, भावनगर जो है वो मेजर जंक्शंस हैं। नेक्स्ट है रोडवेज के बारे में। तो नेशनल हाईवेज हैं काफी सारे जो कनेक्ट करते हैं काठियावाड़ को अहमदाबाद से और गुजरात के अदर पार्ट्स के साथ। स्टेट हाईवे और रूरल रोड्स भी हैं, जिसमें स्मॉलर टाउन्स और विलेजेस को काफी कनेक्ट किया जाता है। पोर्ट्स और मैरीटाइम लिंक्स भी हैं। पोर्ट्स हैं जैसे अरेबियन सी के पोरबंदर, वेरावल, भावनगर,
और हिस्टोरिकली ये लिंक था ईस्ट अफ्रीका, अरेबिया और साउथ ईस्ट एशिया से। एयरवेज राजकोट, पोरबंदर और भावनगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, वो भी मेंशन कर सकते हैं आप। देन कम्युनिकेशन का है, मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क है, टेलीकॉम, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग, वो भी बता सकते हैं। रीजन्स की बात करते हैं। सबसे पहला रीजन है हलार, ये है सेंटर्ड अराउंड जामनगर, आप इस मैप को देख सकते हैं। ठीक है, हलार रीजन ये वाला है, नीचे जूनागढ़ है और ये गोहेलवाड़ और ये झालावाड़। इसमें आपको बताना है, और ये जो हलार रीजन है हिस्टोरिकली रूल किया जाता था जडेजा राजपूत के द्वारा, नोन फॉर सॉल्ट पैन्स, मरीन ट्रेड एंड कल्चरल सेंटर्स। कच्छ वाला रीजन भी यही है, तो वहाँ पे सॉल्ट पैन्स वगैरह काफी होते थे। झालावाड़ अराउंड सुरेंद्र नगर एंड मोरबी, डोमिनेटेड बाई झाला राजपूत। फर्टाइल प्लेन्स, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट यहाँ का एरिया का इम्पोर्टेंस था। सौराष्ट्र वाला है साउथ काठियावाड़, और इसमें जूनागढ़, गिरनार, हीर और वेरावल आते हैं। रिचन हिस्ट्री, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन और सोमनाथ टेम्पल इसके इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। और उससे अगला है, यहाँ पे गिर नेशनल पार्क भी आता है सौराष्ट्र वाले रीजन में। गोहेलवाड़ का बात करते हैं, ये भावनगर के अराउंड है, रूल्ड बाई गोहेल राजपूत और नोन फॉर पोर्ट्स, ट्रेड एंड अर्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भावनगर स्टेट रेलवे। तो ये सब आप इन क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं, और आप वीडियो पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ताकि आप पेपर में अच्छे से कर पाए। तो ये था हमारा दिसंबर 2024 का पेपर। अब हम करेंगे जून 2025 का पेपर।